सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपने इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं जो हाल ही में मिली एक छोटी सी दीमक लगी दस्तावेज से जुड़ी है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका सीधा कनेक्शन देश की आज़ादी के संघर्ष से है। एक ऐसा सच जो सालों से पुराने भूरे पड़ चुके कागजों के बीच कहीं डूबा हुआ था। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस स्रोत पर गौर कीजिए। हाल ही में प्रयागराज के कौनलगंज पुलिस स्टेशन से 1931 की एक ऐसी एफआईआर सामने आई है जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। दीमक लग चुकी इस रिपोर्ट में एक भयानक शूटआउट का जिक्र तो है, लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इसमें उस घटना का नतीजा यानी आउटकम का कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। आखिर उस दिन वहां ऐसा क्या हुआ था जिसे लिखने की हिम्मत उस वक्त की पुलिस नहीं जुटा पाई? 27 फरवरी 1931 के इस उर्दू पुलिस रिकॉर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और उनके एक अज्ञात साथी पर हत्या के प्रयास यानी सेक्शन 307 आईपीसी का आरोप लगाया गया है। ये एक मामूली सा पुराना कागज नहीं है, बल्कि ये उस दौर के संघर्ष के एक बेहद ठोस और सच्चे पल को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रांति की जड़ें, आखिर हथियार क्यों उठाए गए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आती है वो ये कि उस दौर की भयंकर गरीबी और कर्ज ने भारतीय जनता का भरोसा आम नरम दल वाले राजनीतिक आंदोलनों से बिल्कुल उठा दिया था। दरअसल ब्रिटिश शासन लगातार अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहा था और यहाँ के किसान ऑपरेसिव सिस्टम्स जैसे परमानेंट सेटलमेंट और रयोतवारी के तले दबते जा रहे थे। यही आर्थिक शोषण आगे चलकर क्रांति की सबसे बड़ी वजह बना। जब धीमे राजनैतिक सुधारों से निराशा लगातार बढ़ने लगी ना, तब इन 3 अलग अलग और उग्र विचारधाराओं का उदय हुआ जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों की नींव रखी। पहला, राष्ट्रवाद यानी एकजुट भारतीय पहचान। दूसरा, समाजवाद जिसका मकसद आर्थिक समानता और संसाधनों का बंटवारा था। और तीसरा, साम्यवाद यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग को इकट्ठा करना। इन तीनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई को एक नया और बिल्कुल आक्रामक रूप दे दिया। अब बात करते हैं एचएसआरए के उन नेताओं की जिन्होंने एक समाजवादी गणराज्य का सपना देखा। अब हमारे सामने आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए के 2 सबसे प्रमुख चेहरे। इन्होंने इन उग्र विचारधाराओं को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें सीधे एक्शन में बदलकर रख दिया। एक तरफ थे भगत सिंह और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद। ये दोनों ही उस वक्त भारत के क्रांतिकारी इतिहास की मशाल बन चुके थे। अगर हम इन दोनों के शुरुआती जीवन को देखें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आता है। दोनों ही युवा अपनी आंखों के सामने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को देखकर क्रांतिकारी बने थे। भगत सिंह का माहौल बचपन से ही राष्ट्रवादी था और उन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से अंदर तक हिल गए थे। सोचिए, उन्हें महज 15 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 15 कोड़े की सजा दी गई थी। सजा के दौरान एक मैजिस्ट्रेट के सामने युवा आज़ाद ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा निवास जेल है। ये कथन उस अद्भुत विद्रोह को पूरी तरह से कैद करता है जिसने उनके पूरे जीवन को परिभाषित किया। और दोस्तों, इसी विद्रोह ने उन्हें ये कसम खाने पर मजबूर किया कि ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी किसी भी हालत में जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अपनी इस छवि और मकसद के साथ आज़ाद ने भगत सिंह और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक मुख्य रणनीतिकार के रूप में काम किया। उन्होंने 1928 में सक्रिय रूप से पुरानी एचआरए को पुनर्गठित करके उसे एचएसआरए में बदल दिया। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाना और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी कार्य आखिर थे क्या, इस पर गौर करते हैं। अब यहाँ सबसे अहम मुद्दा उन कार्रवाइयों की कड़ियों को समझना है जिन्होंने आम से दिखने वाले इन युवाओं को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का मोस्ट वांटेड बना दिया था।
इस लगातार बढ़ते हुए सशस्त्र संघर्ष की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो दिखता है कि 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती से शुरू होकर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या और फिर 1929 में बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन तक क्रांति का रूप तेजी से बदल और बड़ा हो रहा था। एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली में फेंके गए उन बम्बों का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ गूंगी और बहरी हुकूमत के कान खोलने और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए थे। इस धमाके के बाद भगत सिंह जानबूझकर वहीं खड़े रहे और गिरफ्तार हुए ताकि वो अपने मुकदमे का इस्तेमाल अपनी इस क्रांति के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कर सकें। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। अगर अभी भी तुम्हारा खून नहीं खौलता तो ये खून नहीं, तुम्हारी रगों में बहता पानी है। आजाद का ये जोशीला कथन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। असेंबली धमाके के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे देश में बुरी तरह से दमन का नया दौर शुरू किया, तब इसी उग्र सोच और जुनून ने HSRA के लगातार प्रतिरोध को और आग दी। उन्होंने उस आज़ादी की चिंगारी को किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया। और अब हम आते हैं उस आखिरी संघर्ष पर, द फाइनल स्टैंड। दरअसल हमारा ये एक्सप्लेनर अब वापस वहीं घूमकर आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। प्रयागराज का वो दीमक लगा पुलिस रजिस्टर और उसकी खाली छोड़ी गई आउटकम वाली लाइन। हुआ ये था कि गुप्त सूचना के आधार पर भारी हथियारों से लैस पुलिस ने एल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को घेर लिया था। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हुई। आज़ाद ने DSP विश्वेश्वर सिंह पर गोली चलाई और उनका जबड़ा तोड़ दिया। लेकिन इस आखिरी वक्त में भी पता है आज़ाद ने क्या किया? उन्होंने खुद को आगे करके सबसे पहले अपने साथी सुखदेव राज को वहां से बच निकलने का पूरा मौका दिया। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए और दाहिने जांघ में गोली लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद आज़ाद वहां रुख बदलकर बहुत देर तक ब्रिटिश पुलिस का अकेले ही सामना करते रहे। वो अपनी उस कसम को आखिरी सांस तक निभा रहे थे। और जब उनकी कोल्ट पिस्टल में ठीक सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी ना, तो आज़ाद ने वो गोली खुद पर चला ली। उन्होंने अपने बचपन का वो वादा आखिर निभा ही दिया कि ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाई। शायद ये उस महान कुर्बानी और खौफ का ही नतीजा था जिसे उस FIR के पन्ने पर लिखने की हिम्मत उस वक्त किसी भी ब्रिटिश अफसर में नहीं थी। उस FIR में दर्ज उस भयंकर शूटआउट के 1 महीने से भी कम समय के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे गर्व के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। इस तरह HSRA के इन सबसे प्रमुख नेताओं का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन उनके बलिदान से जो आग लगी थी वो तब तक पूरे देश में फैल चुकी थी। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में छिपे हुए इन महान बलिदानों को समझने के बाद पूरे इतिहास पर एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। आज स्रोत सामग्री पर आधारित इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है कि इन दस्तावेजों से आपको इन कुर्बानियों को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। पर जाने से पहले इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या बड़े ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलनों में शांतिपूर्ण विरोध की तुलना में इन उग्र और सशस्त्र क्रांतियों की आवाज वक्त के साथ ज्यादा गूंजती है? सोचिएगा जरूर।